हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे आप लोग का टारगेट रखा गया है ल्यूसेंट बुक कंप्लीट करवाने का, जहाँ पे 1 मंथ के अंदर आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म फिलअप हो रही है। इसके साथ साथ आपको बिहार दरोगा की वैकेंसी कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगी। तो इन दोनों के लिए आपका जीके जीएस स्ट्रांग होना चाहिए। तो जीके जीएस स्ट्रांग करने के लिए अभी तो आपका ल्यूसेंट बुक कवर कराया जा रहा है, इसके बाद आपका घटना चेक करवाया जाएगा, उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे एग्जाम के करवाए जाएंगे। मतलब आपके जीके जीएस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करवा दिया जाएगा, ताकि एग्जाम हॉल में आपके कोई भी क्वेश्चन आए जीके जीएस से तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, आप बिल्कुल सटीक मार के वहां पे आओ आंसर, और आपका रिजल्ट 100% होने की गारंटी हो सके। इसके लिए आपको डेली क्लास कंटिन्यू करना होगा। ये ऑडियो सेशन है जिसे आप आसानी से सिर्फ कोई भी काम में कितने भी बिजी क्यों नहीं हो, 15 से 20 मिनट निकाल के इसे सिर्फ सुनकर ही आप अपना जीके जीएस स्ट्रांग कर सकते हो। तो जरूर ये सेशन को करो। तो आज क्लास 8 की बारी है, जैसा कि पिछले क्लास 7 तक हो चुका है। तो यदि आपने अभी तक नहीं जाकर देखा है तो जाकर देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो आज मैं बात करूंगी गुप्त काल के बारे में, जिसका समय काल देखा जाए तो 319 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक है। और आज इस वीडियो में आपके 319 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक के सारे क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे, और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो सारे तुम वीडियो को जरूर देखो और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे जो भी हाईलाइटेड पॉइंट होगा मैं उसे लाइन कर दूंगी। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? यहाँ बात किया जा रहा है गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? तो बात किया जाए तो कुषाणों की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुप्त कुषाणों के सामंत थे। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ये क्वेश्चन हाईलाइटेड में डाल लेना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस है। गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट और बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मिलान करना है कि इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। बिलसट का स्तंभ लेख कुमार गुप्त ने, वित्तीय स्तंभ लेख स्कंद गुप्त ने, मंदसौर का लेख बंधु वर्मन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सब आमने सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान के साथ साथ गणितज्ञ भी था? तो वो कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि खगोल विज्ञान और गणितज्ञ दोनों एक साथ थे, तो कौन थे? आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी और दरबारी भाषा संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा? तो इतना तो सब जानते हैं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, लेकिन किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ ने कहा था, उनकी विजयों से प्रभावित होकर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुका है कि हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। किसने रोका था? तो स्कंद गुप्त ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश के लिए क्या प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य। कला एवं स्थापत्य गुप्त राजवंशों के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते कि अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियां की बात किया जा रहा है तो ये गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त काल से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कुछ विद्वान के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के राज कवि थे। क्वेश्चन नंबर 12, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? अजंता चित्रकारी का बात किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था। यदि बात किया जाए उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, क्या था? तो इसका राइट आंसर नालंदा हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी हाईलाइटेड में डाल लेना। क्वेश्चन नंबर 14, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से मिलता है? एरन अभिलेख आपको पता होना चाहिए, इसमें ही सती प्रथा वगैरह का मिला था। तो एरन अभिलेख का राइट आंसर हो जाएगा भानुगुप्त। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? तो भानुगुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान की बात किया जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो जा चुका। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर गुप्त काल को कहा गया। फाहियान कहाँ का निवासी था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान की बात किया जाए तो ये अमेरिका से, चीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फाहियान चीन के थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। तो 17 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब 18 नंबर क्वेश्चन, सेतुबंध। सेतुबंध की रचना कर प्रवर सेन किस वंश के शासक था? मतलब कि बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है प्रवर सेन द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो इसका राइट आंसर वाकाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? यहाँ पे कविराज की बात किया जा रहा है कि किसे कविराज कहा जाता है। तो कविराज की उपाधि की बात किया जाए तो किसको दिया गया था? तो समुद्रगुप्त को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में स्क्रोपम कहा गया है? स्कंदगुप्त को किस लेख में स्क्रोपम या सक्रोपम कहा गया? तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहोम स्तंभ लेख। कहोम स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध के मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त की अनुमति मांगी थी? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोध गया। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण कला का सर्वप्रथम जन्म कब हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विष्णु। गुप्त काल में विष्णु लोकप्रिय देवता थे। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए? चांदी के सिक्के कौन सी खुशी में जारी किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शकों को पराजित करने के बाद। शकों को पराजित करने के बाद। आई होप सो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। अब मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी की बात किया जा रहा है? तो अभी कौन सा सदी चल रहा है उसी से आप लोग टिक लगा सकते हो, चतुर्थी सदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, जहां पे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि फाहियान और हेनसांग ने किसके राज्य को देखा था? फाहियान और हेनसांग ने क्रमशः किसके राज्य को देखा था? तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के और हेनसांग हर्षवर्धन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन धनवंतरी थे। धनवंतरी क्या था? तो धनवंतरी की बात किया जाए तो धनवंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक थे जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जैसे 9 रत्न थे उनमें से एक सदस्य थे जो कि प्रसिद्ध है, और ये इनका पेशा क्या था? तो ये चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? बात किया जा रहा है गुप्तकालीन शासन प्रणाली की कि किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फुकुओकी निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? यहाँ बात किया जा रहा है किसका विवरण नहीं मिलता है, तो पहले देख लेते किसका मिलता है। बौद्ध राज्यों का,
देखते जाना, राज्यों का मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का मिलता है, मंदिरों का मिलता है, स्तूपों का मिलता है, बिहारों का मिलता है, जबकि धर्म के सिद्धांत का नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन था? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर का बात किया जाता है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16, 17, 19 ये गुफाओं का संख्या है। नेक्स्ट है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किसके दरबार में जुड़े हुए थे? अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े हुए थे? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत जिसका कार्यकाल 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिसेन किस शासक के दरबार में थे? तो ये तो मैंने फर्स्ट में ही बताया था, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक की बात किया जो कि हरिसेन किस शासक के दरबारी थे? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त के। क्वेश्चन नंबर 37, समुद्रगुप्त मतलब कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा गया? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कला एवं साहित्य के क्षेत्र में चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण क्लासिकल युग का दर्जा दिया गया था गुप्त काल को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 की बारी है। 38 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण का बात किया जाए तो गुप्त काल में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुप्त काल को सोने की मुद्रा को कहा जाता है। गुप्त काल में सोने की मुद्रा की यदि बात किया जाए तो क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था, दीनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभव महाकाव्य के बात किया जाए तो कालिदास ने लिखे थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग बोला जाए कि कौन सा युग था? तो गुप्त युग काल का युग था। क्वेश्चन नंबर 42, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग मतलब 1/6 था। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक प्रमुख विशेषता थी? तो गुप्त काल की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो यहाँ पे अभी कौन सा काल चल रहा था? गुप्त वंश। तो इसका राइट आंसर भी गुप्त वंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली के मेहरौली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में था? ये मैंने अभी जस्ट बताया था, लेकिन यहाँ पे किसकी स्मृति की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्र स्मृति। मतलब दिल्ली के मेहरौली के कुबत उल इस्लाम के मस्जिद का प्रांगण स्थित लौह स्तंभ की चंद्र स्मृति में था। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं कि कालिदास द्वारा रचित मालविका मित्रम नाटक का नायक कौन था? मालविका मित्रम का नायक कौन था? तो अग्निमित्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? किस अभिलेख में उपलब्ध है की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रयाग के। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस काल में स्त्रियों को पुरुषों से बराबरी किया गया था? मतलब दोनों को बराबर हक मिला था, तो गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? हुनों के आक्रमण से अधिक विचलित गुप्त। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो आपको पता होना चाहिए कि कालिदास ने कौन कौन से नाटक लिखा था। मालविका मित्रम लिखा है, विक्रमोर्वशीयम लिखा है और अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, जबकि जानकी हरण नहीं लिखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं कि अजंता गुफाओं की सरीखी सेफ जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बाघ धार में। वहीं आपको पता होना चाहिए गुप्त वंश का समय काल, जैसा कि आपको मैं बार बार अभी गुप्त वंश ही चल रहा है, तो 319 से लेकर 500 ईस्वी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी यदि बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में।
क्वेश्चन नंबर 54, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किया गया था? सोना का सर्वाधिक सिक्का गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है। नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिला? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है और इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन ही आपको मिलता है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था एरन अभिलेख, जहाँ भानुगुप्त की चर्चा हुई थी, तो एरन अभिलेख में सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के निम्नलिखित में से शासकों का क्रम कि किसके बाद कौन से शासक आए? तो ऐसा बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि बात किया जाए, यहाँ पे गुप्त वंश के शासकों के क्रम से लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं कि पहले कौन सा, पहले स्कंदगुप्त आया था, पहले चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, मतलब कि सब लाइन से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्तकालीन में सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर तो बयाना, जो कि भरतपुर में था। भरतपुर में सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर, ऐसे आपको बयाना भी दे देगा। क्वेश्चन नंबर 59, किस गुप्त शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माना था? किस गुप्त शासकों को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम को। कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 60, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियान में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही तो है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 61, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित है? यहाँ पे पूछा जा रहा है व्यापार के बारे में। तो ताम्रलिपित, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिपित एक पतन से संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 62, गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं। जैसे सोने का सिक्का दिनार कहलाता है, वहीं चांदी का सिक्का रूपक कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने वाला है कि कौन सा का क्या था। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं 63 का कि विशाख दत्त की बात किया जाए तो विशाख दत्त नाटक, एक सेकेंड, हाँ, विशाख दत्त नाटक, 12वीं खगोल विज्ञान, वहीं चरक चिकित्सा से, ब्रह्मगुप्त गणित से। तो ऐसे करके आप लोग मिला सकते हो। एक दो क्वेश्चन सही होंगे तो आपके सारे आंसर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? यहाँ पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय का काल पूछा जा रहा है, जहाँ पे विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, कालिदास के किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 66, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? यहाँ पे दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय का बात किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुप्त युग में। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक के पतन का कारण नहीं था? तो पहले देख लेते पतन का कारण कौन कौन सा था। तो स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना सही है, हुनों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, जबकि नहीं शामिल है तो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। क्वेश्चन नंबर 68, इसे एक से दो बार देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बनने लगेंगे और आसानी से आप लोग कोई भी क्वेश्चन सही कर सकते हो। इसके लिए आप सारे क्वेश्चन टिक लगाते चलो कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बिना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? तो ये तो सबको पता होगा, सिक्का पर बिना बजाते हुए किसके चित्र अंकित करवाया गया? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेंगे, वह भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 17, गुप्तकालीन की पुस्तक की नवीनतम का संबंध किससे है? नवीनतम का संबंध चिकित्सा क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर 71 में तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 72 शासक और अभिलेख से जुड़ा हुआ है, जिसे आप लोग आसानी से टिक लगा सकते हो। आपका एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सही होंगे तो आराम से समुद्रगुप्त, जो कि प्रयाग प्रशस्ति से चंद्रगुप्त द्वितीय, मेहरौली के लौह स्तंभ लेख से स्कंदगुप्त, भीतरी स्तंभ से बुधगुप्त, जो कि पहाड़पुर ताम्रपत्र से।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मुद्रा के प्रकार और शासक के नाम है। तो मुद्रा के प्रकार और शासक के नाम से आपको मिलाना है कुमारा देवी का प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम, बिना वादन प्रकार समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय, कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, चंद्रगुप्त प्रथम को महाधिराज की उपाधि, समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत, वहीं स्कंदगुप्त को सक्रोपम। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इसमें लगता है कि स्कंदगुप्त को कहीं सक्रोपम का मिला था या नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 भी है, शासक और उनकी पत्नी का नाम है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमारा देवी, रामगुप्त का ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त का दत्ता देवी और रुद्रसेन का प्रभावती गुप्ता। मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते क्या है। 76 नंबर क्वेश्चन में किस शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किया था? 12 राज्यों पर धर्म विजय करने वाला गुप्त शासक का नाम क्या है? तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। वही सर्वो राजोसेता मतलब सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण किया था? तो इसका राइट आंसर फिर से समुद्रगुप्त होगा। सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला उपाधि मतलब कि सर्व राजोसेता की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण किया था। 78 किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों को अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? तो शकों को अंतिम रूप से उन्मूलन करने का श्रेय किसको जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे रचनाकर और रचना है, मतलब किसने किसकी रचना किया था। तो 79 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये वो बहुत नाम से ही पता चल जाएगा। आर्यभट्ट मतलब आर्यभट्ट नहीं, धनवंतरी नवीनतम, ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत, बारहमीर पंच सिद्धांत। मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाया था, दूसरी बार मरम्मत किसने करवाया था? यहाँ सुदर्शन झील जिसका निर्माण यदि पूछा जाए तो किसने करवाया था? निर्माण पुष्यगुप्त ने करवाया था। मरम्मत पहला बार रुद्रदामन, दूसरा बार पूछा जा रहा है कि दूसरा बार किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट है कि प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक के नाम। तो यहाँ पे देख लेते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। भुक्ति जो कि प्रांत है, उपरिक से संबंधित, विषय विषयपति से, नगर नगरपति से, ग्राम ग्रामिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहले देख लेते कौन कौन सा सुमेलित है। महासंधि विग्रहक मतलब युद्ध और शांति का मंत्री, बिल्कुल सही है। महादंड नायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी, बिल्कुल सही है। विनय स्थिति संस्थापक धार्मिक मामलों के प्रमुख अधिकारी, सही है। जबकि महासौपति गज सेना नहीं, अश्व सेना होगा, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। 83 का देख लेते कि क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि, अपराहत जंगली भूमि को खील भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सुमेलित है। प्राग प्रशस्ति का रविकृति, यहीं पे आपको ये गलत लग रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाघभट्ट अष्टांग हृदय सही है, काम मंदक नीतिशार सही है, विशाख दत्त मुद्राक्ष सही है, जबकि भूरित हरिका मेघदूतम गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 का है कि श्रेष्ठी मतलब कि साहूकार, सार्थवाहक व्यापारी से, कुलिक शिल्पी या कारीगर से, कायस्थ लेखक से। मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 87 नंबर क्वेश्चन है। मिहिर कुल का संबंध, मिहिर कुल का संबंध किससे है? तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हुन से संबंधित है मिहिर कुल का संबंध। 87 के बाद 88 की बारी आती है कि कन्नौज का सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। तो महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी मौखड़ी। क्वेश्चन नंबर 89, गुप्त राजा को किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण किया था? तो 89 का राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन में है कि कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ के वैज्ञानिक स्तंभ को खींचने
मतलब ध्यान क्यों खींच रहा है? कुतुब मीनार के निकट का जो लौह स्तंभ है वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहा है अपनी ओर? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो उसकी जंग रोधकता के कारण, किसके कारण? जंग रोधकता के कारण। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेंगे कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन गुप्त काल में चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो दूसरा की बात किया जा रहा है किस स्थान पे, तो बाघ गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन है कि पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित थी। पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित थी, कहाँ पे अवस्थित थी? तो इसका राइट आंसर उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इसका राइट आंसर परम भागवत की बात किया जाए तो समुद्रगुप्त। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन गुप्त काल से जुड़ा हुआ कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 शिलालेख से, 10 शिलालेख से, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके जैसा कि क्लास 8 चल रहा था जो कि आपके गुप्त काल से 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक का समय काल चल रहा था। तो आई होप सो ये क्लास के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलती हो, तो आपका प्राचीन भारत का 1-2 चैप्टर और बचा हुआ, इसके बाद मध्यकालीन भारत चलेगा, तो जरूर ये सारे क्लास कंटिन्यू करो। तो थैंक यू।